हम लोग का जो चैप्टर है वो बीम है। तो बीम का डिफिनीसन हम लोग देखते हैं। डिफिनीसन जो हमारा है बीम का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हॉरिजेंटल और ट्रांसवर्स मेंबर प्रिवेंटिंग डिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग आर कॉल्ड बीम। मतलब वैसे मेंबर जो डिफ्लेक्शन को और बेंडिंग को प्रिवेंट करे उसको हम लोग बीम कहते हैं। मतलब वो जो मेंबर है वो मेरा हॉरिजेंटल मेंबर भी हो सकता है और ट्रांसवर्स मेंबर भी हो सकता है। वैसे मेंबर को हम लोग बीम डिफाइन करेंगे। इफ़ बीम्स आर यूज इन अ बिल्डिंग दे आर कॉल्ड जॉइस्ट। यदि बीम को हम लोग बिल्डिंग में यूज करेंगे तो हम लोग उसको नाम जॉइस्ट देंगे। नेक्स्ट है यूजुअली बीम्स आर डिजाइंड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडुलस। मतलब जो हम लोग बीम का डिज़ाइन करते हैं वो हम लोग सेक्शन मॉडुलस के वैल्यू के अनुसार डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम लोग जेड कहते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग जेड के अनुसार बीम का डिज़ाइन करते हैं। जनरली आई सेक्शन आर यूज्ड एज द बीम फॉर डिज़ाइन। हम लोग जो बीम का डिज़ाइन के लिए प्रेफर करते हैं, जनरली हम लोग आई सेक्शन प्रेफर करते हैं। फिर देखते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग बीम। यदि हम लोग को बीम स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम लोग का जेड का जो वैल्यू होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। यानी गिवन वैल्यू में हम लोग जेड का वैल्यू, मैक्सिमम जेड का वैल्यू लेंगे बीम का डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग का रिलेटेड पॉइंट है, बीम शुड बी डिजाइंड इन प्रोपोर्शन ऑफ स्टिफनेस। यानी बीम का हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे वो स्टिफनेस के प्रोपोर्शन में यूज करेंगे विथ कंसिडरेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एंड डिफॉर्मेशन। स्टिफनेस मतलब होता है लचीलापन, यानी बीम में कुछ लचीलापन स्टिफनेस होना चाहिए ताकि वो डिफ्लेक्शन को डिफॉर्मेशन को कुछ हद तक बियर कर सके। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्टिफनेस ऑफ डिफ्लेक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। यानी स्टिफनेस के वैल्यू के अनुसार हम लोग डिफ्लेक्शन को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड स्टिफनेस काउज ड्यू टू मोमेंट। अब स्टिफनेस कहाँ से आता है? स्टिफनेस जो है मोमेंट के कारण आता है, एंड मोमेंट इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन। और मोमेंट जो है डिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। मतलब कहने का मतलब है कि स्टिफनेस, डिफ्लेक्शन और मोमेंट सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि बीम में स्टिफनेस होगा तो बेंडिंग को और डिफ्लेक्शन को ज़्यादा हद तक बीम जो है बियर कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है बीम शुड बी डिजाइंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, दैट इज साइज ऑफ द बीम शुड बी इन प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन द लोड कमिंग ऑन द बीम। मतलब जो हम लोग बीम का डिज़ाइन करेंगे वो जितना लोड बियर कर सकता है उसी के अनुसार हम लोग बीम का डिज़ाइन करेंगे। मतलब कि यदि हम लोग का बीम जो है 9 इंच का हम लोग बीम देते हैं तो वो बीम 15 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से यदि वो लोड को बियर कर रहा है तो हम लोग फिर उसके जगह पे 20 इंच का बीम क्यों देंगे? हम लोग 20 इंच का जो है यदि हम बीम बनाएंगे उसके जगह पर तो क्या होगा, मेरा नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा जो कि बहुत महंगा होगा। इसलिए हम लोग लोड के हिसाब से बीम का डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट जो है डिपेंडिंग अपॉन द बेंडिंग कंडीशन एंड द अमाउंट ऑफ बेंडिंग इन द बीम डिजाइन ऑफ बीम इज प्लान अकॉर्डिंगली। मतलब हम लोग देखते हैं कि बीम पे बेंडिंग कितना हो रहा है उसी के हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं बीम का। नेक्स्ट है मेरा सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द बेंडिंग कंडीशन द अमाउंट ऑफ बेंडिंग इन द बीम डिजाइन ऑफ बीम इज प्लान्ड अकॉर्डिंगली। मतलब कि बीम में कितना बेंडिंग हो रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग बीम का डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट जो है बीम आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेक्शन यूज इन द कंस्ट्रक्शन। मतलब कंस्ट्रक्शन में किस टाइप का बीम हम लोग का यूज हो रहा है उसी के हिसाब से हम लोग बीम का डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट जो है रूफ
ए रूफ बीम सपोर्टेड बाई पर्लिन इज कॉल्ड राफ्टर। यदि रूफ बीम को हम लोग पर्लिन से सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग राफ्टर नाम देते हैं। वॉल कवरिंग इज कॉल्ड गट। यहाँ पर दिख रहा है वॉल कवरिंग। वॉल कवरिंग को हम लोग गट कहते हैं, GIRT। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वह है गर्डर। गर्डर क्या होता है? लार्ज बीम सपोर्टिंग द नंबर ऑफ मेंबर सेक्शन इन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गर्डर। गर्डर जो होता है एक लार्ज बीम होता है जो अनेकों मेंबर सेक्शन को सपोर्ट करता है, उसको हम लोग गर्डर कहते हैं। मतलब गर्डर एक तरह का ऐसा मेंबर है जो डिफरेंट मेंबर को सपोर्ट करता है, यानी गर्डर एक तरह का सपोर्टिंग मेंबर है। अब हम लोग फिगर देखेंगे जिसमें हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेक्शन एज्यूम करते हैं और उस सेक्शन में हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ वेल्डिंग कनेक्शन है, यहाँ पे वेल्डिंग और रिवेटिंग दोनों कनेक्शन है। तो मतलब जैसा सेक्शन हम लोग को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग सेक्शन एडॉप्ट करते हैं और कैसा कनेक्शन चाहिए उसके हिसाब से हम लोग एडॉप्ट करते हैं, ताकि मेरा जो बीम का डिज़ाइन हो ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं हो। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ए बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन इज 5 मीटर। एक बीम है जिसका इफेक्टिव स्पैन 5 मीटर है। इज टू कैरी अ ट्रांसवर्स लोडिंग ऑफ इंटेंसिटी 50 किलो न्यूटन पर मीटर। जो लोड है 50 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है और जो स्पान है इफेक्टिव स्पान जिसको हम लोग LE बोलते हैं वो मेरा 5 मीटर है। ऑल इंक्लूसिव याद रखिएगा दोस्तों, यदि इंक्लूसिव कहीं दिया हुआ है उसका मतलब कि हम लोग को ऐड करना है और एक्सक्लूसिव मतलब ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट है एज्यूम दैट कंप्रेशन फ्लांज इज फुली रिस्ट्रेंड। जो मेरा कंप्रेशन फ्लांज जो मेरा फुली रिस्ट्रेंड है। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या कर रहा है, एज्यूम योर ऑन स्ट्रेस। मतलब हमको जो डाटा, अब खुद से भी कुछ डाटा एज्यूम हम लोग कर सकते हैं। चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सेक्शन। अब हम लोग जो बीम का डिज़ाइन कर रहे हैं, जो दिया गिवन यहाँ पे बीम है, उस बीम का हम लोग को स्टेबिलिटी, सेक्शन का स्टेबिलिटी हम लोग चेक करना है। इफ़ ISHB 400 हैविंग थिकनेस ऑफ वेब 8.9 mm एंड IXX 2.05 × 10⁸ mm²। ISHB 400 का मतलब दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम, जिसका हाइट जो है H जो है वो 400 है और वेब थिकनेस जो है वो 8.9 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX के लॉन्ग गिवन है। तो हम देखते हैं कैसे इसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग गिवन डाटा लिख लेंगे। इफेक्टिव स्पैन जो LE मेरा 5 मीटर है, W है 50 किलोमीटर पर मीटर है और मोमेंट हम लोग जानते हैं। जनरली यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हम जो बीम का डिज़ाइन करते हैं वो हम लोग सिंपली सपोर्टेड लेकर ही बीम का डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे UDL दिया हुआ है, UDL दिया हुआ है तो मोमेंट का जो फार्मूला हो जाएगा WLE² 8 हो जाएगा। तो वहाँ से W का वैल्यू रख देंगे और LE का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा जो डाटा आएगा यहाँ पे हो जाएगा 156.25 किलो न्यूटन। और फिर हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे तो WLE/2 तो 125 किलो न्यूटन मिल जाएगा, जो हम लोग का शियर फोर्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग देखे थे पिछले पॉइंट में कि जो बीम का डिज़ाइन होता है वो जेड के अकॉर्डिंग होता है। तो हम लोग जेड के अकॉर्डिंग होता है तो हम लोग यहाँ पे जेड रिक्वायर्ड निकालेंगे और जेड अवेलेबल निकालेंगे। तो जेड रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा, तो जेड रिक्वायर्ड के लिए जो मेरा फार्मूला होता है मोमेंट बटा सिग्मा बी। तो जेड रिक्वायर्ड बराबर हो जाएगा M/B। एम का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं और सिग्मा बी बराबर हो जाएगा 0.66 इंटू 250। सिग्मा बी का वैल्यू हम हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जेड रिक्वायर्ड का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ये हो जाएगा मेरा अप्लाइड लोड के अकॉर्डिंग। अब हम लोग जेड रिक्वायर्ड निकाल लिए, अब हम लोग का जेड अवेलेबल निकालेंगे। ये जो मेरा है ये मेरा है जेड अवेलेबल। जो मेरा जेड अवेलेबल होना चाहिए वो जेड रिक्वायर्ड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो मेरा बीम का जो डिज़ाइन है वो मेरा सेफ होगा, नहीं तो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा डाटा को चेंज करके। तो जेड अवेलेबल कैसे निकालेंगे, तो जेड अवेलेबल का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि IXX/Y होता है।
तो आई एक्स यहाँ पे दिया हुआ है और वाई एच जो हम लोग देखे थे एच बराबर 400, वहाँ से हम लोग को वाई मिल जाएगा। तो वाई का जब हम लोग फार्मूला लेते हैं, फार्मूला में वाई का वैल्यू हमेशा वाई बटा 2 लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा आई एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और वाई बटा 2 हो जाएगा मेरा, यानी एच बटा 2 हो जाएगा। वाई बराबर हम लोग यहाँ पर लेंगे एच बटा 2 फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो जेड अवेलेबल में रह जाएगा इतना। तो हम लोग जेड रिक्वायर्ड और जेड अवेलेबल को कंपेयर करेंगे। यदि जेड अवेलेबल जो है जेड रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो गया तो जो मेरा डिज़ाइन है बीम का वो मेरा सेफ़ होगा, नहीं तो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जेड अवेलेबल जो है वो जेड रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, मतलब कि सेफ़ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर हम लोग निकालेंगे टाउ ए भी। तो टाउ ए भी का जो फार्मूला होता है वो शियर फोर्स बटा थिकनेस ऑफ वेव इनटू हाइट। फिर से हम लिख दे रहे हैं टाउ ए भी बराबर हो जाएगा शियर फोर्स बटा थिकनेस ऑफ वेव इनटू हाइट। ये हो जाएगा मेरा टाउ ए भी का फार्मूला। तो यहाँ से मैं हम टाउ ए भी निकालेंगे। शियर फोर्स जो मेरा आया था वहाँ ऊपर हम देखे थे, शियर फोर्स कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर थिकनेस ऑफ वेव 8.9 हम लोग देखे हुए हैं, क्वेश्चन में गिवन है, और एज का भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम लोग का टाउ ए भी निकल जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे फिर एक पॉइंट है, जो मेरा टाउ ए भी कैलकुलेट करके आएगा वो हमेशा 100 से कम होना चाहिए, तभी जो मेरा है बीम जो है सेफ़ होगा। तो सेफ़ होने के लिए अभी तक मेरा 2 कंडीशन आ गया। क्या कि जो मेरा जेड अवेलेबल है वो जेड रिक्वायर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, और जो टाउ ए भी कैलकुलेट करेंगे वो जो है 100 से कम होना चाहिए, तभी जो है बीम सेफ़ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बीम में डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फार्मूला 5/384 इंटू WL/4/E हम लोग लेते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन चैप्टर में हम लोग देखे भी थे। तो वहाँ से हम लोग को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फार्मूला मिल जाएगा 5/384 इंटू WL/4/EI। तो वहाँ से हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पुट कर लेंगे, वैल्यू पुट करके तो 9.92 mm आ जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब अलाइवेबल डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला होता है वो लेंथ बटा 325, लेंथ मतलब जो इफेक्टिव लेंथ हम लोग लेते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ बटा 325 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा अलाइवेबल डिफ्लेक्शन आ जाएगा 15.38। यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था, जो मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था वो अलाइवेबल डिफ्लेक्शन से हमेशा कम होना चाहिए ताकि बीम सेफ़ रहे। तो मेरा सेफ़ होने के लिए क्या क्या कंडीशन, 3 कंडीशन हुआ। फर्स्ट कंडीशन था मेरा कि जो जेड अवेलेबल था, अवेलेबल मतलब आई एक्सिस बटा आई वाई वाई जो था वो एम बटा सिग्मा बी से ज़्यादा होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन था कि टाउ ए भी जो है वो 100 से कम होना चाहिए। और नेक्स्ट जो और लास्ट जो मेरा कंडीशन था बीम को सेफ होने के लिए कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है वो अलाइवेबल डिफ्लेक्शन से कम होना चाहिए ताकि बीम मेरा सेफ हो सके। हम लोग देखें एक न्यूमेरिकल। अब आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।